नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू निगम और आप देखना शुरू कर चुके हैं सेंटर फॉर सोशल स्टडीज़ की वीडियो। इस चैप्टर में हम आपको न्यू सेंटर्स ऑफ पावर एक वाला जो नया आपका यूनिट जुड़ा है सिलेबस में, मतलब पहले ये सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के नाम से जाना जाता था। इसमें जो है कुछ नए टॉपिक्स जुड़े हैं। वो नए टॉपिक्स की वीडियो अवेलेबल है चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी है। इसमें जो पुराने एनसीईआरटी में जो आपकी जो तीन टॉपिक्स दिए हुए हैं, यूरोपीय संघ, चीन और आसियान, उसके बारे में हम बात करेंगे। और ये वीडियो होगी यूरोपीय संघ के लिए कि कैसे यूरोपीय संघ संघ जो है एक नए सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में या सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में उभरा है। किस तरह से वो चाइना को एक तरह से हम देख सकते हैं कि टक्कर देने की स्थिति में आ रहे हैं ये सब तीन देश। तो सबसे पहले हम यूरोपीय संघ की बात करेंगे। देखिए, यूरोपीय संघ कोई एक दिन में बना हुआ संघ नहीं है। इसे बनने में काफ़ी समय लगा है, इसीलिए मैं आपको इसके बनने की कहानी बताऊंगा। ये क्या काम करता है, किस तरह से काम करता है, क्या क्या इसकी शक्तियां हैं, ये सब हम इसमें जानेंगे। तो यूरोपीय संघ क्या कब बनने की कहानी सबसे पहले यहाँ से शुरू होती है। देखिए, आप दो बातें ध्यान में रखिए कि जब जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, तो आप जानते हैं कि यूरोप के अनेक देश ऐसे थे जिनकी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी थी, क्योंकि युद्ध में अर्थव्यवस्थाएं बर्बाद हो जाती हैं। देश के देश बर्बाद हो जाते हैं, कितने लोग मारे गए, कितने सैनिक मारे गए। तो यूरोप की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी थी पूरी तरह से। फ्रांस और ब्रिटेन बहुत मार झेल चुके थे। इसलिए इन देशों ने आपसी मतभेदों को पीछे छोड़कर आपसी तालमेल के साथ विकास करने का फैसला लिया। अब देखिए, इन देशों को पता चल गया था कि अब युद्ध करके कोई फायदा है नहीं, युद्ध करके नुकसान ही होता है। तो फिर इन यूरोप के देशों ने जो अलग, जैसे फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, डेनमार्क, बाकी जो देश हैं यूरोप के, तो इन देशों ने सोचा कि हमें अब सहयोग के साथ विकास करना पड़ेगा, एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी जाके हम अपनी अर्थव्यवस्था को रिवाइव कर सकते हैं, फिर से पुनर्निर्माण उसका कर सकते हैं। तो ऐसे में अमेरिका ने ये कहा कि देखिए, हम आपको पैसे देंगे विकास करने के लिए, बशर्ते कि आप हमारे साथ आ जाइए। नाटो बना लिया था, फिर उन्होंने कहा था कि आप हमारे साथ आ जाइए, आप पूंजीवादी व्यवस्था अपना लीजिए, हम आपको पैसे देंगे। वो जो पैसे देने वाली नीति थी, उसे हम मार्शल योजना के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि उसमें अमेरिकी मार्शल के नाम पे ये योजना बनी थी। तो अमेरिका ने मार्शल योजना के तहत यूरोप के देशों को आर्थिक सहायता दी। यूरोप के देश में हम जानते हैं कौन से देश, पश्चिमी यूरोप के देश, क्योंकि पूर्वी यूरोप के देश किसके साथ थे, यूएसएसआर के साथ थे, सोवियत संघ के साथ थे। इसलिए पश्चिमी यूरोप के देशों को यह मदद दी गई थी जो अमेरिका के साथ नाटो में शामिल थे। अब इन लोगों ने ये जो आर्थिक मदद दी थी, ये एक प्लान के तहत दी गई थी, ये योजना के तहत दी गई थी। तो यूरोपीय संघ बनने की कहानी फिर यहीं से शुरू होती है। अब देखिए, यूरोपीय संघ बनने की कहानी क्या है। तो 1948 में, सबसे पहले 1948 में क्या होता है कि मार्शल योजना के तहत पैसे दिए जाते हैं, और मार्शल योजना के तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, ये याद रखिए, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, यानी कि आर्थिक सहयोग को लेकर एक संगठन बनाया गया। आर्थिक सहयोग का मतलब यह है कि बाजार कैसे होगा, सभी देश के जो उत्पादन है एक दूसरे के देश में बेचे जा सकते हैं, खरीदे जा सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जो है टैरिफ या कर जो है नहीं लगाया जाएगा, आसानी से जो है एक दूसरे के बीच में व्यापार किया जा सकेगा। तो इन सब के लिए एक आर्थिक सहयोग संगठन बनाया 1948 में। इससे इसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों ने, पश्चिमी यूरोप के देश क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पश्चिमी यूरोप के देश ही अमेरिका के साथ थे, नाटो में थे। पूर्वी यूरोप के देश तो यूएसएसआर के साथ थे, सोवियत संघ के साथ, इसीलिए पश्चिमी यूरोप की हम बात करें। पश्चिमी यूरोप के देशों ने व्यापार और आर्थिक मामले में एक दूसरे की मदद की। इस नीति के तहत, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन के तहत क्या होता था कि जो पश्चिमी यूरोप के देश थे, ये व्यापार और आर्थिक मामले में एक दूसरे की मदद करेंगे, ये डिसाइड हुआ। तो धीरे धीरे आप देखिए संघ बनने, संघ का मतलब क्या होता है, जैसे सोवियत संघ, उसमें 15 देश थे। इसी तरह से यूरोपीय संघ के अंदर लगभग 27 से 28 देश थे जो मिलकर काम कर रहे थे अर्थव्यवस्था के लिए, मिलिट्री के बेसिस पे। अभी बताएंगे। 1949 में, यानी एक साल बाद क्या हुआ, यूरोपीय परिषद की स्थापना हुई। 1949 में फिर यूरोपीय परिषद की स्थापना हुई। अब देखिए, अगला स्टेज आ चुका है, इसकी स्थापना हुई। इसका स्थापना एक राजनीतिक सहयोग के लिए की गई थी, यानी कि अगर हमारे बीच में कोई मैटर है, कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, कोई सीमा विवाद है, तो इन सब के लिए हम लड़ेंगे नहीं,
हम इनके लिए क्या करेंगे, हम इसके लिए टेबल पे बैठ के बात करेंगे, बातचीत के माध्यम से इन सब चीज़ों को सुलझाएंगे। और ये काम यूरोपीय परिषद में हो रहा था, राजनीतिक काम इसमें किए जा रहे थे, सारे देश इसमें थे शामिल, यूरोप के लगभग, पश्चिमी यूरोप के लगभग सारे देश इसमें शामिल हुए। फिर 1957 में, अच्छा 1952 के आसपास यूरोपीय पार्लियामेंट की भी स्थापना हुई थी, ठीक है, तो वो भी आप लिख सकते हैं। 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, देखिए आर्थिक सहयोग के लिए यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन होता है। इससे अर्थव्यवस्था का एकीकरण को बढ़ावा मिलता है, यानी कि अर्थव्यवस्था के एकीकरण का मतलब ये है कि आपस में अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ना। फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इंग्लैंड, क्या कहते हैं, इटली, डेनमार्क, लग्जमबर्ग, ये सब देश जो हैं यूरोप के, इनकी अर्थव्यवस्था को आपस में जोड़ देना। कहने का मतलब है ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हो रही थी उस समय, ग्लोबलाइजेशन का एक पड़ाव आ चुका था। तो आर्थिक तौर पे अर्थव्यवस्था को एक दूसरे से जोड़ने की बात हो रही थी कि आप हमारे देश में आकर अपना सामान बेचिए, हम अपना सामान आपके देश में जाके बेचेंगे। इस तरह से हम अपने आप एक दूसरे का फायदा करेंगे, एक दूसरे को लाभ उठाने में मदद करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, अब अगला स्टेज आता है 1992 का। फाइनली यूरोपीय संघ की पूरी स्थापना हो जाती है। अब यूरोपीय संघ की स्थापना क्यों होती है जब इतना सब कुछ हो जाता है? इसलिए हो जाता है क्योंकि यूरोपीय संघ एक बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा करता है, इसके बड़े उद्देश्य होते हैं, इसके एक कलेक्टिव एक रणनीति होती है ये सब करने की। ये सारी चीज अलग अलग चीजों के लिए, जैसे ये राजनीतिक सहयोग के लिए, ये इकोनॉमिक सहयोग के लिए, ये आर्थिक सहयोग के लिए, है ना, तो ये अलग अलग बात के लिए होता है। लेकिन यूरोपीय संघ में सब कुछ आ जाता है लगभग। यूरोपीय संघ की स्थापना आखिर में 1992 में, यानी कि जब यूएसएसआर का विघटन हो गया, सोवियत संघ का विघटन हो गया, उसके अगले ही साल 1992 में यूरोपीय संघ का स्थापना कर दिया गया। अब इसमें लगभग 27 से 28 देश थे। आपको ये पता होना चाहिए यूरोपीय संघ ब्रेक्जिट के द्वारा जो है अभी वो ब्रिटेन जो है अलग हुआ है। अच्छा खैर, इससे क्या होता है, यूरोपीय संघ से क्या हुआ कि जितने भी देश इसमें शामिल थे यूरोपीय संघ में, इन्होंने फैसला ये लिया कि इसमें उद्देश्य क्या थे कि एक समान विदेश नीति होगी हमारी, यानी कि सब देश की एक समान विदेश नीति होगी। किस तरह से काम करना है, किन्हें अपना मित्र बनाना है, किन्हें हमें अब दूर रखना है अपने से, ये कि सुरक्षा नीति भी इनकी एक समान होगी, आंतरिक मामले को लेकर नीति भी एक होगी। ये लिखा हुआ था यूरोपीय संघ के एग्रीमेंट्स पे। न्याय से जुड़े मुद्दे पर भी एक दूसरे को सहयोग करेंगे, ये लिखा हुआ था। और एक समान मुद्रा, अच्छा मुद्रा, यूरोप की मुद्रा, यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है, यूरो। उनके अपने देश में अलग मुद्रा चलती है, जैसे ब्रिटेन के अंदर चलता है पाउंड, लेकिन पूरे यूरोपीय संघ का क्योंकि वो हिस्सा है तो वहां यूरो भी चलता है। लेकिन खैर अब तो वो अलग हो रहा है, उससे हो गया है। तो मुद्रा, एक समान मुद्रा की भी बात की गई थी कि एक समान मुद्रा के चलने का रास्ता तैयार हुआ, यानी कि इन सब चीजों पे सहमति बनी कि हम ये करेंगे। एक समान विदेश नीति, एक समान सुरक्षा नीति, एक आंतरिक मामलों को लेकर और न्याय से जुड़े मामलों को लेकर हम सहयोग करेंगे, एक समान मुद्रा के लिए के ऊपर बात करेंगे। तो ये सब के ऊपर बात हुई यूरोपीय संघ बनाने के समय। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि यूरोपीय संघ का एक संविधान तो नहीं बन पाया, यानी कि ये एक तरह का देखेंगे तो ऐसा लगता है कि कहीं एक देश ही तो नहीं बन गया, लेकिन एक देश नहीं बना है। सभी देश के अपनी अपनी सरकारें हैं, हालांकि इसमें से चुनकर, हर एक देश से चुनकर जो है वहां पे यूरोपीय संघ में जाते हैं। लेकिन यूरोपीय संघ का कोई एक संविधान नहीं है, वो कोई एक देश नहीं है, वो बस एक संघ है जो जब चाहे उससे अलग हो सकता है। लेकिन इसका एक अपना झंडा जरूर है, इसका अपना एक गान जरूर है, इसकी अपना स्थापना दिवस है, इसकी अपनी एक मुद्रा है, जैसे यूरो जो मैंने आपको बताया वो इसकी अपनी मुद्रा है। तो इन सब से हमें पता चलता है कि कितने बड़े लेवल पे ये काम करता है, यूरोपीय संघ काम कितने बड़े लेवल पर करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए यूरोपीय संघ बनने की कहानी। अब मैं आपको बताऊंगा यूरोपीय संघ को सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में हम क्यों मान रहे हैं, क्यों उसको कह रहे हैं कि वो इतना ताकतवर है कि सत्ता का वैकल्पिक केंद्र देने के लिए वो आगे बढ़ रहा है, यानी कि एक नई पावर के रूप में उभर रहा है पूरी दुनिया में। तो इसके 3 पार्ट्स में हम देख सकते हैं। एक होता है आर्थिक तौर पे हम देखते हैं किसी देश की ताकत को। दूसरा आप कह सकते हैं राजनैतिक, या यूं कहो कि कूटनीतिक तौर पे। और तीसरा हो सकता है आपका सैन्य तौर पे हम देखते हैं किसी देश को। तो इन 3 के लिहाज से हम देखेंगे कि किस तरह से यूरोपीय संघ काम कर रहा है। तो आर्थिक तौर पे अगर आप देखें उसकी शक्ति को तो बहुत बड़ी शक्ति के तौर पे नजर आएगा आपको, क्योंकि इसके अंदर 28 देश हैं, लगभग 27 से 28 देश हैं लगभग। तो 27 से 28 देश की अगर अर्थव्यवस्था को आप जोड़ दें तो यूरोप के संघ की जो अर्थव्यवस्था है वो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाती है। 2005 में यूरोपीय संघ कोई देश नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे देश शामिल हैं यूरोपीय संघ के अंदर। ये अपने आप में कोई एक देश नहीं है,
ये तो देशों का संघ है, देशों का एक ग्रुप है। तो यूरोपीय संघ की जो अर्थव्यवस्था अगर आप निकालें तो वो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाती है। इसकी जीडीपी लगभग 12,000 अरब डॉलर के आसपास नजर आएगी आपको, जो अमेरिका से भी ज्यादा है। तो यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाती है अगर आप यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था निकालें। इसकी जो मुद्रा है यूरो, वो दुनिया में जो डॉलर का प्रभुत्व है, जो पूरी दुनिया में डॉलर इतना बड़ा करेंसी माना जाता है, उसके लिए खतरा बन चुकी है। अगर आप देखें डॉलर लगभग 72 रुपए चल रहा है, लेकिन यूरो लगभग 103 रुपए है। एक यूरो खरीदने में आपको 103 रुपए देने पड़ेंगे और $1 देने में आपको 72 रुपए लगभग देने पड़ते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यूरो की कीमत ज्यादा है। तो यूरो जो है डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन चुकी है। और विश्व व्यापार में अगर आप देखे जाए कि दुनिया में जितना व्यापार होता है उसका अमेरिका से लगभग 3 गुना ज्यादा हिस्सा जो है यूरोपीय संघ के पास है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि यूरोपीय संघ कितना बड़ी पावर के रूप में आर्थिक तौर पे है कि अमेरिका से 3 गुना ज्यादा हिस्सेदारी है उसकी विश्व व्यापार में। ये पॉइंट्स आप लिखेंगे, ये 6 नंबर में क्वेश्चन आता है, आप ये सेम टू सेम ये उतार लें, पूरी तरह से ये उतार लें, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। राजनीतिक और कूटनीतिक तौर पे आप देखें तो किस तरह से यूरोपीय संघ नजर आता है, तो यहाँ भी वो बहुत मजबूत है। क्यों मजबूत है? क्योंकि यूरोपीय संघ के 2 ऐसे सदस्य देश हैं, फ्रांस और ब्रिटेन। जब का ये सिलेबस छपा है तब की बात कर रहे हैं हम लोग। तो फ्रांस और ब्रिटेन 2 ऐसे देश हैं जिनके पास सुरक्षा परिषद में, जो यूएन की सुरक्षा परिषद है, उसके अंदर स्थायी सदस्य, सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 स्थायी होते हैं जो कभी नहीं बदलते, और 10 ऐसे होते हैं जो हर 2 साल बाद बदलते रहते हैं, यानी अस्थायी 10 होते हैं। तो उन 5 में से, स्थायी में से 5 जो है, जैसे फ्रांस है, ब्रिटेन है, चीन है, रशिया है और अमेरिका है। तो इसमें से 2 देश यानी फ्रांस और ब्रिटेन जो है वो सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य हैं। और वो किसके सदस्य हैं? यूरोपीय संघ के। इसी के साथ साथ यूरोपीय संघ के कई और देश ऐसे हैं जो, क्योंकि 28-27 देश हैं उसमें, तो उसमें सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य में भी कई सारे देश शामिल है। अब ये देखिए कि वीटो पावर भी है यूरोपीय संघ के पास। यूरोपीय संघ के जो 2 देश हैं फ्रांस और ब्रिटेन, इनके पास वीटो पावर भी है। अब आप ये देखिए, इसका प्रयोग करके इसने जो है अमेरिका की जो नीति थी ईरान को लेकर, ईरान जब परमाणु बम तैयार कर रहा था तब अमेरिका की नीति को इसने जो है प्रभावित किया था। इसके अलावा आप देखिए अलग अलग मानवाधिकार के उल्लंघन को लेकर चीन को भी इसने कई बार फटकार लगाई और समझाने की कोशिश की। तो ये सब एक बात दिखाता है कि किस तरह से यूरोपीय संघ जो है अमेरिका और चीन जैसी बड़ी ताकत से भी टक्कर ले सकता है, उसकी नीतियों को प्रभावित कर सकता है। तो ये राजनीतिक शक्ति के तौर पे निकल कर आता है, कूटनीतिक शक्ति के तौर पे निकल कर आता है यूरोपीय संघ की। अब सैन्य शक्ति के लिहाज से अगर आप देखें, तो यूरोपीय संघ के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। अमेरिका के बाद दुनिया की सबसे बड़ी सेना यूरोपीय संघ के पास है। इसका जो कुल रक्षा बजट है, आपको पता होना चाहिए दुनिया में सबसे ज्यादा रक्षा बजट किसका है? अमेरिका का है। अमेरिका के बाद अगर आप देखें कि दूसरा नंबर पे कौन निकल कर आता है, तो वो आपको मिलेगा कौन? यूरोपीय संघ, क्योंकि यूरोपीय संघ के अंदर 28 देश हैं। तो अगर आप उनके कुल बजट को जोड़ दें तो वही अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पे आ जाते हैं। इसका कुल रक्षा बजट अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा है, यानी कि अमेरिका बाद दूसरे नंबर पे कौन आता है? यूरोपीय संघ आता है। यूरोपीय संघ के देश फ्रांस और ब्रिटेन दोनों के पास परमाणु हथियार है। यूरोपीय संघ के सदस्य हैं दोनों, फ्रांस और ब्रिटेन, और दोनों के पास ही परमाणु हथियार है। और लगभग ऐसा माना जाता है कि 550 यानी 550 के आसपास जो है परमाणु हथियार इनके पास है। इसके अलावा अंतरिक्ष विज्ञान, यानी कि जो स्पेस शिप वगैरह जाती है, जो स्पेस स्टेशन है, जो स्पेस को लेकर रिसर्च हो रही है, अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी के मामले में यूरोपीय संघ का भी दूसरा स्थान माना जाता है दुनिया में। यानी कि इस लिहाज से आप देखें तो यूरोपीय संघ जो है वो काफी भारी भरकम शक्ति के साथ सत्ता का वैकल्पिक केंद्र बन रहा है। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक है। इसके अलावा आप देखिए, अगर आप देखें थोड़ा और समझने की आप इसे कोशिश करें, मैं आप एंड में ये बताना चाहूंगा आपको कि ऐसा नहीं है कि इसमें कोई टेंशन नहीं है, थोड़ा बहुत इसमें भी आपको लूप होल जो है वो नजर आएंगे। कैसे? तो आप ये देखिए कि कई देश ऐसे हैं यूरोपीय संघ के जो यूरो को एक प्रभुत्वशाली वो मानने से मना करते हैं, अपने मुद्रा को मानने से मना करते हैं। यूरोपीय संघ, वो कहते हैं कि यूरोपीय संघ की मुद्रा नहीं होनी चाहिए, सब देश की अपनी अलग मुद्रा होनी चाहिए। कई ऐसे देश हैं जिन्होंने ये बात कही है। इसके अलावा कई देश के लोग ये भी मानते हैं कि हमारी सरकारें कमजोर हो रही है। क्यों? क्योंकि यूरोपीय संघ के कई ऐसे देश के लोग हैं जो ये मानते हैं कि हमारे देश की सरकारें कमजोर हो रही है, क्योंकि उन्होंने अपनी शक्तियां कैसे दे दी? यूरोपीय संघ को दे दी। तो इस वजह से वो नाराज हैं। तो ये सब आपको समझ में आएगा कि हर संघ
कोई भी संघ परफेक्ट नहीं होता, उसी तरह से यूरोपीय संघ भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन हाँ शक्तिशाली बहुत है, इसके पास ताकत बहुत है, इसीलिए ये सत्ता का वैकल्पिक केंद्र बनकर उभर कर सामने आ रहा है। और आप देखिए कि जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया था, फर्स्ट गल्फ वॉर जब हुआ था, तब आप देखेंगे कि उस समय अमेरिका के जो प्रधानमंत्री थे टोनी ब्लेयर, उन्होंने तो इसके लेकर जो है अमेरिका को समर्थन दिया था, है ना। टोनी ब्लेयर जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अमेरिका का समर्थन किया था, लेकिन जर्मनी और फ्रांस ने जो है इसके खिलाफ आवाज उठाई थी, कहा था कि आप ऐसे लड़ाई नहीं कर सकते। तो ये सब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इनमें भी इस संघ के अंदर भी टेंशन है। तो इस वीडियो में इतना ही, और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि हमारी जो चैनल की व्यूवरशिप है, जो व्यूज आते हैं, जो वॉच टाइम आता है, उसका 80% ऐसे लोग देख रहे हैं हमारी वीडियो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप वीडियो सब्सक्राइब करें, ताकि हमें जो है एक मोटिव मिले, एक ताकि हमें अच्छा लगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और 12वीं क्लास के अन्य छात्रों तक शेयर भी करें। तो आपका सब्सक्राइब करना हमारे लिए हमारा उत्साह बढ़ाएगा। धन्यवाद।